प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का शुक्रवार को दूसरा दिन है। उन्होंने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पारोलिन से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से मोदी की यह पहली मुलाकात थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पोप को भारत आने का न्योता दिया। दोनों के बीच जलवायु परिवर्तन, गरीबी हटाने और दुनिया को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी और पोप के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली, जबकि मीटिंग का समय 20 मिनट ही तय किया गया था। बता दें, पोप से मुलाकात प्रधानमंत्री के ऑफिशियल शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत 3 राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मोदी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच पिछले महीने आकस के मसले पर भी बातचीत हुई थी। हालांकि तब ये बातचीत फोन पर हुई थी। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबमरीन डील को लेकर काफी तनातनी हुई थी और इसका असर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आकस पर होता नजर आ रहा था। हालांकि फिलहाल जो बाइडेन और मैक्रो की बातचीत हो चुकी है और मामला ठंडा होता नजर आ रहा है। मोदी की कोशिश होगी कि किसी भी तरह आकस देशों के बीच मतभेद ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन हिंद और प्रशांत महासागर में इसका फायदा उठा सकता है और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा। मोदी मैक्रो की मुलाकात में आपसी संबंधों पर विस्तार से बातचीत होना तय है। जानकारी के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस समिट में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। यानी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि इस विश्व मंच पर दोनों देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। भारत और रूस के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं और मजबूत रक्षा सहयोग है, लेकिन चीन को लेकर न सिर्फ दुनिया फिक्रमंद है, बल्कि भारत को खास तौर पर चीन से खतरा है। बता दें, लद्दाख का मसला अब तक सुलझा नहीं है और 14 दौर की बातचीत के बाद भी पूरी तरह कुछ क्षेत्रों से सैन्य वापस नहीं हो सकी है। ऐसे में भारत चाहेगा कि दक्षिण चीन सागर के तमाम सहयोगियों को एक साथ चीन के विस्तारवादी इरादों के खिलाफ लाया जाए। यहाँ इंडोनेशिया भी होगा और सिंगापुर भी। मोदी इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार 31 अक्टूबर को किया जाएगा। पुनीत की बेटी वंदिता अमेरिका से शनिवार को भारत पहुंच जाएगी। वंदिता को दिल्ली में बेंगलुरु तक पहुंचाने के लिए स्टेट अथॉरिटी ने एक स्पेशल विमान की व्यवस्था की है। वहीं दूसरी तरफ पुनीत की मौत का गम फैंस झेल नहीं पा रहे। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुका के मारो गांव में 30 साल के एक शख्स को खबर सुनते ही हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम मुनियप्पा है, जो पेशे से एक किसान था। वहीं बेलगावी के शिंदोली गांव में दूसरे फैन की भी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वहीं जानकारी के अनुसार स्टार के निधन की खबर आने के बाद कर्नाटक के बेलगावी जिले के अथानी के एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। बता दें, पुनीत फिलहाल चेतन कुमार द्वारा निर्देशित जेम्स की शूटिंग कर रहे थे। एक पूर्ण एक्शन एंटरटेनर के रूप में पहचाने जाने वाले पुनीत ने शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया था। फिल्म में उनके अपोजिट प्रिया आनंद थी। पुनीत को दिवत्व की शूटिंग भी करनी थी। इसे नवंबर या दिसंबर में फ्लोर पर जाना था। यह पवन कुमार के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन था। पुनीत ने संतोष आनंद के साथ एक अनटाइटल प्रोजेक्ट भी रखा था। दोनों ने राजकुमार और यवत रत्ना में साथ काम किया है। इसके अलावा पुनीत के पास अपने होम बैनर में 5 फिल्में भी हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को देहरादून में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। चुनाव आते ही कांग्रेस नए कपड़े सिलवा लेते हैं। शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी देती है। नेशनल हाईवे जाम करके नमाज पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और घपले घोटाले का पर्याय बनी हुई है। कांग्रेस किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती, ना वो गरीबों के बारे में सोच सकती है और ना अच्छे प्रशासन के बारे में। अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल भाजपा सरकार ही दे सकती है। उत्तराखंड में विकास की बयार
तभी आई जब जनता के पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। शाह ने कोरोना से बचाव का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड वैक्सीन की पहली डोज 100% पात्र आबादी को देने वाली राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 नवंबर को केदारनाथ यात्रा को कांग्रेस ने राजनीतिक मार्केटिंग करार दिया है। भाजपा के इस मेगा इवेंट के जवाब में कांग्रेस ने भी 5 नवंबर को अपना कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के हर जिले में इस स्थित 12 शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक में केदारनाथ से लाए गए जल और गंगा जल का प्रयोग किया जाएगा। पूजा अर्चना के साथ भाजपा को सन्मति दे भगवान भजन गाया जाएगा। कैलाश खेर के गाए भजन को भी गाया जाएगा। जानकारी देते हुए पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 5 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों को जलाभिषेक से शिवलिंगों को अभिभूषित करेंगे। उधर पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री केदारनाथ पधारे, बार बार पधारे, यह उनकी श्रद्धा का विषय है, मगर केदारनाथ जी के नाम पर राजनीति की मार्केटिंग का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने कार्यकाल में अधूरे कामों के लिए भगवान से क्षमा याचना भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को यूपी पहुंचे और अपनी पहली ही रैली में उन्होंने यह साफ कर दिया कि 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही सीएम चेहरा होंगे। उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रदेश में भाजपा के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भाजपा को 2022 में जिताएं तो हम इस प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बना देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए जीत का मंत्र भी दिया। बताया जा रहा है 2017 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी को जीत दिलाने के लिए जो रणनीति तैयार की है उसके पीछे अमित शाह की बड़ी भूमिका है और वे मुख्य रणनीतिकार के तौर पर नजर आने वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय शाह पार्टी अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में भाजपा को उत्तर प्रदेश में शानदार जीत मिली थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इस बार उनकी चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस बार सपा ज्यादा मजबूती से उभर रही है। वहीं कई चुनावी सर्वे में भी भाजपा और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला बताया गया है। बता दें, मई 2013 में अमित शाह पहली बार भाजपा की राजनीति में आए थे। उन्हें महासचिव का पद मिला था, साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। बताया जाता है कि 2014 से पहले जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उसके बाद मोदी ने तत्कालीन पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह को इस बात के लिए राजी किया था कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महामंत्री नियुक्त किया जाए। शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी को विकास पुरुष के तौर पर स्थापित किया और पार्टी में यह साफ संदेश दिया कि वोट सिर्फ मोदी के नाम पर मांगे जाएंगे। उन्होंने मोदी के भरोसे को सही साबित किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 में से 71 लोकसभा सीट पर जीत दिलाई। और मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता को भी कहने आया हूं, मैंने तो आपकी शक्ति को जाना है, देखा है, साथ में गली गली गांव गांव घुमा हूं। मुझे मालूम है ये सपा बसपा वालों को ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता के सामने टिक नहीं सकते। मित्रों, जिस वक्त कमल का झंडा और भारत माता की जय का नारा लेकर जब भाजपा वाले चल पड़ते हैं, दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, दिल दहल जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सदस्यता अभियान का उपयोग कर मेरा परिवार भाजपा परिवार के अभियान का उपयोग कर उत्तर प्रदेश की गली गली घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए। हमारा कार्यकर्ता कहीं पर बैठा है, कहीं पर सोया है, उसको जगाकर चुनाव अभियान के अंदर जोड़ना है और उसको कहना है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए ये चुनाव है। यूपी एक बार जिता दो, 24 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों की
तलाश के बीच खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। इसमें बर्फबारी से पहले सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश बढ़ने की आशंका जताई है। सूत्रों के मुताबिक यह इनपुट आतंकी संगठनों की बातचीत के बाद साझा की गई है। उधर एजेंसियों को जानकारी मिली है कि सर्जिकल स्ट्राइक में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान ने फिर से शुरू कर दिया है। एलओसी से सटे इलाकों में यह ठिकाने बनाए गए हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा फिर से जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवारा से भारी बर्फबारी के बीच आतंकियों की बड़ी संख्या में घुसपैठ की आशंका जताई गई है। बता दें, पुंछ जिले के मेंढर के भाटा दूरिया जंगल में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा बल जंगल के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटे हैं। सुरक्षा बलों ने प्राकृतिक गुफाओं की घेराबंदी कड़ी कर दी है। इसके अलावा आतंकियों की जानकारी के बाद जंगल के एक हिस्से में भी आग लगाई गई थी। इलाके में सेना और पुलिस के एसओजी विंग के जवान एहतियात बरतते हुए मोर्चा संभाले हुए हैं। भारतीय सेना ने शुक्रवार को 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना से इन अधिकारियों को 1 नवंबर तक स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को 7 कार्य दिवस के भीतर 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया था जब केंद्र सरकार ने बताया था कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के योग्य पाया गया है। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने इन सभी 39 महिला सैन्य अधिकारियों को 1 नवंबर तक स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कहा था। 22 अक्टूबर को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि स्थायी कमीशन के लिए 72 महिला आवेदकों में से एक ने खुद सेवा मुक्त होने का निर्णय लिया है। बाकी 71 महिला अधिकारियों में से 7 को चिकित्सीय रूप से अनफिट करार दिया गया, जबकि 25 अधिकारियों को अनुशासन सहित अन्य कारणों के कारण स्थायी कमीशन के योग्य नहीं माना गया है। केंद्र ने बताया था कि इन 25 महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों के अनुरूप ही स्थायी कमीशन के लिए योग्य नहीं माना गया। साथ ही पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि वह चार्ट के जरिए यह बताएं कि जिन 25 अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए योग्य नहीं माना गया, उसके पीछे आधार क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया कि सभी पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल उन्हीं पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है जिनमें बेरियम सॉल्ट होता है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश MR शाह और AS बोपन्ना की पीठ ने कहा कि किसी भी प्राधिकरण को दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि पटाखों का प्रतिबंध को लागू करने में राज्यों, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि कोई भी उत्सव किसी की जान की कीमत पर नहीं हो सकता है। किसी को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी के स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। खासतौर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के मामलों में यह अधिक महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत की पीठ ने आगे कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केवल उन्हीं पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और नागरिकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पाए जाते हैं। भारत ने शुक्रवार को देश में विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण किया। DRDO द्वारा विकसित इस बम को भारतीय वायुसेना की तरफ से एक एरियल प्लेटफॉर्म के जरिए टेस्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक इस बम को एक फाइटर एयरक्राफ्ट से गिराया गया था। इसे जमीन में लंबी दूरी पर आधारित टारगेट तक गाइड करके निशाने पर पहुंचाया गया। DRDO के मुताबिक इस बम का निशाना एक सीमा तक अचूक है।
वहीं उधर राजस्थान की पोखरण रेंज में 28 अक्टूबर को स्मार्ट एंट्री एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में सटीक निर्देशित हथियारों के और परीक्षण किए जाने की उम्मीद है। बता दें, जहां साधारण बम को गिराने के बाद उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वहीं लॉन्ग रेंज गाइडेड बम, जिन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है, उन्हें गिराने के बाद उनकी दिशा और गति को बदला जा सकता है। इससे यह बम अचूक हो जाता है और दुश्मन के ठिकाने को नष्ट करने में खतरनाक साबित होता है। बता दें, स्मार्ट बम को साधारण बम से अलग तरह से डिजाइन किया जाता है। इनमें अलग से पर और पंख दिए जाते हैं, जिससे इनकी दिशा को नियंत्रित किया जाता है। इनके सिर्फ कुछ कणों को बदलकर ही इनके लक्ष्य को बदला जा सकता है, यानी यह बम मुख्य तौर पर सीधे गिरने की जगह ग्लाइड करते हुए गिरते हैं और टारगेट को खत्म कर देते हैं। गुरुग्राम शहर की सार्वजनिक जगहों पर होने वाले जुम्मे की नमाज को लेकर इस शुक्रवार को सेक्टर 12A में जमकर विरोध हुआ। नमाज पढ़ने आए लोगों को देख मौके पर जमा हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध को बढ़ता देख मौके पर आई पुलिस करीब 3 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए लोगों के बजघेड़ा थाना लाया गया। बता दें, गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने के मामले में विरोध बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर के सेक्टर 12A इलाके में जुमे की नमाज से पहले ही हिंदू संगठन व अन्य स्थानीय लोग पहुंच गए। थोड़ी देर बाद मौके पर आए नमाजियों को देख विरोध करना शुरू कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देख मौके पर आई थाना बजघेड़ा पुलिस ने हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को करीब 3 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद सभी लोगों को बजघेड़ा थाना में रखा गया। वहीं बड़े विरोध को देखते हुए जहां पर भी समुदाय विशेष के लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले पिछले सप्ताह भी नमाज को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए थे, जब सेक्टर 12A स्थित एक निजी जमीन पर नमाज अदा कर रहे लोगों का विरोध हुआ था। इनमें एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस दौरान यहां पर जमा भीड़ ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। गौरतलब हो कि शहर गुरुग्राम पुलिस प्रशासन की ओर से शुक्रवार को जिले में कुल 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। आगरा में कृषि विभाग ने रहनकला में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां डिटर्जेंट, जिप्सम और सोडा मिलाकर नकली खाद बनाया जा रहा था। टीम ने 543 बोरों में 277.5 क्विंटल नकली खाद समेत मशीनें जब्त की हैं। पुलिस ने ट्रक भी जब्त किया है। डीएम को भी रिपोर्ट दे दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी विनोद सिंह ने बताया कि रहनकला में शुक्रवार की देर रात को पुलिस के साथ गोदाम पर छापा मारा। गोदाम में ट्रक के बोरे से उतार रहे थे। यहां पर प्रशांत कुमार मिला, जिसने बताया कि वह ओम ट्रेडर्स जीवनी मंडी के श्री भगवान गुप्ता निवासी बालकेश्वर का कर्मचारी है और उनके कहने पर बोरों की गिनती करने आया है। यहाँ पर ठेकेदार राम नारायण भी मिला। उसने बताया कि संजय पुत्र लीलाधर के कहने पर 8 मजदूरों को लेकर बोरा उतरवाने आया है। पूछताछ में उन्होंने नकली खाद बनाकर बाजार में आपूर्ति की बात कही। इस पर ट्रेडर्स के मालिक श्री भगवान गुप्ता, फतेहाबाद के मोहल्ला जाटवन निवासी संजय पुत्र लीलाधर, यहीं के निवासी प्रशांत कुमार पुत्र संजय, इतमादपुर के गढ़ी बच्ची निवासी ठेकेदार राम नारायण और प्लॉट मालिक मनोज भार्गव के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत FIR दर्ज कराई है। हिमाचल प्रदेश के हजारों पुलिस कांस्टेबलों को 8 साल की नियमित सेवा के बाद मिलने वाले संशोधित वेतनमान के 2 साल बाद मिलने की जुड़ी आस टूट गई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की दलीलों और नियमों और कानून के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि भर्ती के समय आवेदकों को स्पष्ट बताया था वे किस पे स्केल के पात्र होंगे और कितने समय बाद उन्हें संशोधित वेतनमान मिलेगा। हालांकि न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने निर्णय में स्पष्ट किया है कि अगर सरकार संशोधित वेतनमान देना चाहे तो उस स्थिति में कोर्ट का यह फैसला आड़े नहीं आएगा। बता दें, कुछ पुलिस कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 1 सितंबर 2015 में भर्ती कांस्टेबल ने कोर्ट में आग्रह किया था कि उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ 2 वर्ष की नियमित सेवा के बाद दिया जाए।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2015 से पूर्व भर्ती कांस्टेबल को ही देय है और सरकार की यह व्यवस्था कानून को देखते हुए बनाई गई है। जयराम सरकार ने भले ही कोर्ट में नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध किया, लेकिन सूबे के कई डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को एक आम कर्मचारियों की ही तरह निर्धारित अवधि बाद दिए जाने वाले संशोधित वेतनमान की अवधि को घटाने की मांग की थी। 16 जनवरी 2019 को डीजीपी संजय कुडू ने भी जयराम सरकार को पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों को 8 की बजाय 3 साल बाद संशोधित वेतनमान देने की गुजारिश की। दलील दी गई थी कि बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हालात में उन्हें काम करना होता है। इसमें रिस्क के साथ ही यह 24 घंटे सेवा के लिए तैनात रहते हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए संशोधित वेतनमान देने की अवधि को कम किया जाए, लेकिन जयराम सरकार करीब 3 साल बाद भी इस मांग पर फैसला नहीं ले सकी।